रेडिट इंटरनेट का फेवरेट गैदरिंग स्पॉट। यहाँ फनी मीम्स से लेकर हार्ट वार्मिंग स्टोरीज तक, वाइल्ड डिस्कशन से अमेजिंग लाइफ हैक्स तक सब कुछ है। लोग यहाँ एंडलेस कॉन्वर्सेशंस में डाइव करते हैं, अपने थॉट्स शेयर करते हैं। बट देर इज ऑल्सो अ डार्क साइड ऑफ रेडिट। रेडिट एक ऐसी जगह जहाँ लोग अपने डीपेस्ट सीक्रेट्स भी शेयर करते हैं बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए। एक ऐसी जगह जहाँ सच अक्सर फिक्शन से भी ज़्यादा अजीब होता है। यहाँ आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती। डार्क सीक्रेट्स, रियल लाइफ मिस्टीरियस इंसिडेंट्स, पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स, अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना और शॉकिंग कन्फेशंस दैट इवन गवर्नमेंट्स ट्राई टू हाइड। तो लाइट्स डिम कर लो, ईयरफोन्स लगा लो और तैयार हो जाओ उन बिजार एंड मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए जो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि सच है। मैं यूएस फॉरेस्ट सर्विस में सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर हूँ और मेरे पास कुछ कहानियाँ हैं जो तुम्हें सुननी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें कहाँ शेयर करूँ, तो सोचा यहाँ लिख देता हूँ। मैं कुछ सालों से एसआर ऑफिसर हूँ और इस दौरान मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं जो शायद तुम्हारी दिलचस्पी जगा दें। मैंने कई खोए हुए लोगों को ढूंढा है। ज़्यादातर केसेस में लोग बस रास्ता भटक जाते हैं, किसी छोटे क्लिफ से फिसल जाते हैं या फिर डेंस फॉरेस्ट में अपना वे बैक नहीं ढूंढ पाते। लेकिन उन्होंने अक्सर वो पुराना रूल स्टे वेयर यू आर सुना होता है, तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाते। लेकिन मेरे पास दो ऐसे केसेस आए जहां ऐसा नहीं हुआ। दोनों केसेस आज भी मुझे परेशान करते हैं। पहला एक छोटे बच्चे का था जो अपने पेरेंट्स के साथ बेरीज पिक कर रहा था। वो और उसकी बहन एक साथ थे, लेकिन फिर अचानक दोनों गायब हो गए। उनके पेरेंट्स ने सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए उन दोनों को नज़र से खो दिया और उसी दौरान दोनों बच्चे अपेरेंटली कहीं चले गए। जब उनके पेरेंट्स उन्हें ढूंढ नहीं पाए तो उन्होंने हमें बुलाया और हम सर्च ऑपरेशन के लिए वहाँ पहुँचे। हमने उनकी बेटी को जल्दी ही ढूंढ लिया और जब हमने पूछा कि उसका भाई कहाँ है तो उसने जो जवाब दिया वो अजीब और डरावना था। उसने कहा कि उसके भाई को द बेयर मैन ले गया। उसने बताया कि वो आदमी उसे बेरीज देकर चुप रहने को कह रहा था और बोला कि वो उसके भाई के साथ खेलना चाहता है। आखिरी बार जब उसने अपने भाई को देखा तो वो उस बेयर मैन के कंधों पर बैठा हुआ था और बिल्कुल शांत लग रहा था। सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आई वो थी अबडक्शन, लेकिन पूरे एरिया में किसी और इंसान के मौजूद होने का कोई भी सबूत नहीं मिला। लड़की बार बार कह रही थी कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। वो बहुत लंबा था, पूरा बालों से ढका हुआ, लाइक अ बेयर, और उसका फेस भी बहुत अजीब था। हमने उस एरिया को हफ्तों तक सर्च किया। ये सबसे लंबे सर्चेस में से एक था जिसमें मैं कभी शामिल हुआ हूँ, लेकिन उस बच्चे का एक भी निशान नहीं मिला। दूसरा केस एक यंग वुमन का था जो अपनी माँ और दादा के साथ हाइकिंग कर रही थी। उसकी माँ के मुताबिक उसकी बेटी एक पेड़ पर चढ़ी थी ताकि वो जंगल का बेहतर व्यू ले सके, लेकिन वो कभी वापस नीचे नहीं आई। उन्होंने घंटों तक पेड़ के नीचे खड़े होकर उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आखिर में उन्होंने मदद के लिए कॉल किया। हमने फिर से पूरा इलाका छान मारा, लेकिन उसका कोई भी ट्रेस नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आता कि वो आखिर गई कहाँ, क्योंकि उसकी माँ और दादा दोनों ने उसे नीचे आते नहीं देखा। कुछ बार ऐसा हुआ है कि जब मैं अकेले किसी कैनाइन यूनिट के साथ सर्च कर रहा था तो कैनाइन ने मुझे सीधा क्लिफ्स की ओर ले जाने की कोशिश की। ना हिल्स, ना रॉक फेसेस, बल्कि पूरी तरह वर्टिकल शेयर क्लिफ्स जहाँ चढ़ने का कोई भी तरीका नहीं था। ये हमेशा से पजलिंग रहा है और ऐसे केसेस में अक्सर हम उस मिसिंग पर्सन को या तो क्लिफ के दूसरी तरफ पाते हैं या फिर माइल्स दूर वहां जहां जाने का कोई तर्क ही नहीं बनता। शायद कोई एक्सप्लेनेशन होगी, लेकिन ये अब तक की सबसे अजीब चीज़ों में से एक है जो मैंने अपनी नौकरी में देखी है। एक केस बेहद दुखद था जिसमें हमें एक बॉडी रिकवर करनी पड़ी। 9 साल की एक बच्ची एक एम्बैंकमेंट से नीचे गिर गई और नीचे पड़े एक सूखे पेड़ की नुकीली टहनी पर जा गिरी। ये पूरी तरह से एक फ्रीक एक्सीडेंट था, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता जब हमने उसकी माँ को बताया कि उसकी बेटी अब नहीं रही। जब उसने एम्बुलेंस में बॉडी बैग को लोड होते देखा तो उसने जो चीख मारी वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो एक दर्द से भरी, दिल तोड़ देने वाली चीख थी।
मानो उसी पल उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो, मानो उसकी अपनी आत्मा का एक हिस्सा भी उसकी बेटी के साथ मर गया हो। कुछ हफ्तों बाद मैंने एक और एसआईआर ऑफिसर से सुना कि उसकी माँ ने खुद अपनी जान ले ली। वो अपनी बेटी को खोने का गम सहन नहीं कर पाई। मुझे एक और एसआईआर ऑफिसर के साथ टीम अप किया गया था क्योंकि उस एरिया में बेयर्स की रिपोर्ट्स मिली थी। हम एक क्लाइंबर को ढूंढ रहे थे जो अपने क्लाइंबिंग ट्रिप से तय समय पर वापस नहीं आया था। हमें बहुत मुश्किल टेरेन पर चढ़ना पड़ा क्योंकि हमें लगा कि वो शायद वहीं फंसा होगा। आखिरकार हमने उसे एक छोटे से क्रेवस में फंसा हुआ पाया। उसकी टांग टूटी हुई थी और वो 2 दिन से वहीं पड़ा था। हालत बहुत बुरी थी। उसकी टांग स्पष्ट रूप से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। हमने उसे हेलीकॉप्टर में लोड करवा दिया, लेकिन ईएमटीज ने बताया कि वो बुरी तरह घबराया हुआ था। वो बस एक ही बात दोहराए जा रहा था, मैं बिल्कुल ठीक था। मैंने चोटी पर पहुंचते ही एक आदमी को देखा। उसने बताया कि वो आदमी बिना किसी क्लाइंबिंग गियर के खड़ा था, पार का और स्की पैंट्स पहने हुए, चुपचाप उसकी तरफ बढ़ा। जब क्लाइंबर ने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उस आदमी का कोई चेहरा ही नहीं था, बस एक खाली स्मूथ स्किन थी। डर के मारे उसने जल्दबाजी में नीचे उतरने की कोशिश की और इसी में गिरकर उसकी टांग टूट गई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, पूरी रात उसने उस फेसलेस आदमी को पहाड़ से उतरते सुना। हर थोड़ी देर में वो भयानक घुटी हुई चीखें निकाल रहा था। उसकी ये कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बस यही सोच रहा था कि शुक्र है मैं वहां नहीं था। हम एक यंग वुमन की तलाश कर रहे थे जो अपने हाइकिंग ग्रुप से अलग हो गई थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन डॉग्स ने उसकी सेंट पकड़ ली थी, इसलिए हम उसे ढूंढने में लगे रहे। जब हमें वह मिली तो वह एक बड़े सड़े हुए लॉग के नीचे कर्ल्ड अप बैठी थी। उसके शूज़ और पैक गायब थे और वह पूरी तरह शॉक में थी। उसे कोई चोट नहीं आई थी और हम उसे बेस ऑप्स तक ले जाने में कामयाब रहे। लेकिन रास्ते में वह बार बार पीछे देख रही थी और पूछ रही थी कि वो बड़ा आदमी जिसकी आंखें ब्लैक हैं हमें फॉलो क्यों कर रहा है। हमें तो कोई दिखाई नहीं दिया, तो हमने इसे शॉक का एक सिम्टम समझकर इग्नोर कर दिया। लेकिन जैसे जैसे हम बेस के करीब पहुंचे वह और ज़्यादा परेशान होने लगी। वह मुझसे बार बार कहने लगी कि उसे बोलो कि वो फेसेस बनाना बंद कर दे। एक पॉइंट पर वह रुक गई, पीछे मुड़ी और जंगल की तरफ चिल्लाने लगी, कहने लगी कि वह उसके साथ नहीं जाएगी और हमें भी उसे नहीं देने वाली। आखिरकार हम उसे आगे बढ़ने के लिए मना पाए, लेकिन तभी हमें चारों तरफ से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो कुछ कुछ खांसने जैसी थी, लेकिन ज़्यादा रिदमिक और डीप, जैसे कोई कीड़ा हो। मैं इसे और अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जब बेस ऑप्स दिखाई देने लगा तो वो औरत मेरी तरफ मुड़ी और उसकी आंखें इतनी वाइड हो गईं जितनी शायद इंसान की हो सकती है। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, ही सेज टू टेल यू टू स्पीड अप, ही डजंट लाइक लुकिंग एट द स्कार ऑन योर नेक। मेरी गर्दन के बेस पर एक छोटा सा स्कार है, लेकिन वो ज्यादातर मेरी कॉलर के नीचे छिपा रहता है और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि इस औरत ने इसे कैसे देखा। जैसे ही उसने ये कहा, मुझे वही अजीब सी कॉफिंग एकदम अपने कान के पास सुनाई दी और मैं ऑलमोस्ट अपनी जगह से कूद ही पड़ा। मैंने उसे ओपीएस तक पहुंचाया, बिना ये दिखाए कि मैं कितना फ्रीक्ड आउट था। लेकिन उस रात जब हम वहां से निकले तो मैं सच में बहुत राहत महसूस कर रहा था। ये आखिरी कहानी है जो मैं बताने वाला हूँ, और शायद ये मेरी सबसे अजीब कहानी है। अब मुझे नहीं पता कि हर एसएआर यूनिट में ऐसा होता है या नहीं, लेकिन हमारे लिए ये एक अनस्पोकन रेगुलर थिंग बन चुका है। तुम किसी और एसआर ऑफिसर से इसके बारे में पूछ सकते हो, लेकिन भले ही उन्हें पता हो कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, वो शायद कुछ नहीं कहेंगे। हमारे सुपीरियर्स ने हमें इस बारे में बात न करने को कहा है और अब तो हम इतने यूज्ड टू हो चुके हैं कि ये वियर्ड भी नहीं लगता। लगभग हर केस में जब हम गहरे जंगल में जाते हैं 30 या 40 मील अंदर, तो किसी ना किसी पॉइंट पर हमें सीढ़ियां मिलती हैं, एकदम बीच जंगल में। ऐसा लगता है जैसे घर की कोई सीढ़ियां काट कर यहाँ रख दी गई हों। मैंने पहली बार जब उन्हें देखा तो दूसरे ऑफिसर से पूछा कि
ये यहाँ क्या कर रही हैं? तो उसने बस इतना कहा कि टेंशन मत लो, ये नॉर्मल है। मैंने जब और लोगों से पूछा तो सबने यही कहा। मैंने उन्हें पास से देखने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली मना कर दिया गया कि मैं इनके पास भी ना जाऊं। अब तो ये इतना कॉमन हो गया है कि जब भी मैं जंगल में इन सीढ़ियों को देखता हूँ बस इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि ये इतना फ्रिक्वेंटली होता है कि अब सवाल पूछने का भी मन नहीं करता।